नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक सीनियर जर्नलिस्ट राकेश तिवारी। देखिए, उपचुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही उपचुनाव के 4 सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए हैं। किनके नाम की घोषणा होगी और कौन कौन है वो प्रत्याशी, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जान लेते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। 4 सीटों की घोषणा हो चुकी है और लगभग प्रत्याशियों का नाम भी तय माना जा रहा है। कौन कौन होंगे? देखिए अजय जी, जैसे ही 4 क्षेत्रों के लिए नामांकन और मतदान मतगणना का तिथि तय हुआ, चुनाव आयोग ने जैसे ही इस बात की घोषणा की, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी इसलिए बढ़ी है क्योंकि इन 4 सीटों पर लंबे अरसे से उपचुनाव की तैयारी विभिन्न पार्टियां कर रही थी। अब देखिए 4 सीट जो कौन कौन है, वो 4 सीट है तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़। इन 4 सीटों पर जो जो विधायक थे वो इस बार लोकसभा का चुनाव जीत गए। जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक थे, वे जीत कर गया लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन चुके हैं। तरारी से सुदामा प्रसाद भाकपा माले के विधायक थे, वो जीतकर आरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते और वो सांसद बन चुके हैं। बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ से विधायक थे, वे जहानाबाद के सांसद बन चुके हैं आरजेडी के टिकट पर। और रामगढ़ से जो सुधाकर सिंह हैं, जगदानंद सिंह के पुत्र, वे वहां से विधायक थे, वे अब बक्सर के सांसद बन चुके हैं। तो ये चारों सीट खाली हो चुके हैं और इस पर चुनाव के लिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। तो जब इंतजार हो रहा था तभी विभिन्न पार्टियों के बीच ये दावेदार पहुंच रहे थे जिन्हें यहां से चुनाव लड़ना था, जो चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट रखते थे। तो वो पार्टियां भी अंदर अंदर तय ही कर ली है। लगभग ये सब चीज तय हो चुका है कि कौन उम्मीदवार होंगे, किस पार्टी को कहां से सीट से किससे चुनाव लड़ेगी, ये लगभग तय हो चुका है। अब अंतिम समय में कुछ हो जाए तो वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि इसमें से अधिकांश 100% लोग वही हों जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो चुनाव आयोग ने तारीखों का घोषणा किया है, 18 अक्टूबर से नामांकन होना है, यानी कि अब समय नहीं। आज 15 हो गया और 15 के बाद 16, 17, 18, 2-3 दिनों में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 25 अक्टूबर जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख है। 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगा। 30 अक्टूबर को नाम वापसी लेने की आखिरी 30 है मान तारीख है। 13 नवंबर को वोटिंग होगा और उसके ठीक 10 दिन बाद 23 नवंबर को जो काउंटिंग होगा, मतगणना होगा और रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए अब समय कम है और पार्टियां पहले से ही लगी हुई थी। तो चलिए हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी और कौन कौन से दल हो सकते हैं। देखिए, तरारी का सबसे पहले चर्चा करें। आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये तरारी विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां से पिछले बार सुदामा प्रसाद चुनाव जीते थे। सुदामा प्रसाद को 73,945 वोट मिला था और यहाँ से नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे, आप जानते होंगे, वो चुनाव लड़े थे, तो उनको 62,930 वोट आया था। और बीजेपी ने यहां से कौशल कुमार विद्यार्थी को चुनावी मैदान में उतारा था, उन्हें मात्र 13,833 मत मिला था। तो इस बार जो है तरारी से बीजेपी के तरफ से सुनील कुमार पांडे के पुत्र चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि सुनील कुमार पांडे और उनके पुत्र दोनों विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के ठीक 1-2 महीने पहले अभी वो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो बीजेपी को यहाँ से मजबूत प्रत्याशी मिल चुका है। 15 के चुनाव में इनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, वो भी 400 के 500 वोट के अंदर में ही वो चुनाव सिमटी थी, हारी थी। इस बार भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लगभग 11,000 के आसपास के वोटों का अंतर था लगभग। तो जो 20 का चुनाव था, जो महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे वो
भाकपा माले ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी, ये भी तय है। जी। और उसके प्रत्याशी राजू यादव हो सकते हैं। राजू यादव वो व्यक्ति हैं जो 2019 का चुनाव आरा लोकसभा क्षेत्र का लड़े थे जी। और वो आरके सिंह से हार गए थे। तो जस्ट यहाँ भाकपा माले में देखेंगे कि आप उल्टा हो रहा है। सुदामा प्रसाद जो कि तरारी से विधायक बने और राजू यादव चुनाव लड़े इनके खिलाफ, आरके सिंह के खिलाफ, तो राजू यादव चुनाव हार गए। इस बार सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए हैं, तो राजू यादव जा रहे हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने। भाकपा माले वैसे भी आप जानते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहां कैडर वोटों को ही तरजीह दिया जाता है, कैडर कार्यकर्ताओं को ही। तो राजू यादव का नाम यहाँ से लगभग तय माना जा सकता है। देखिए, बीजेपी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में जो सीधा लड़ाई हो रहा था बिहार में, इसमें एक तीसरी शक्ति भी चुनावी मैदान में उतर गई है और उस शक्ति का नाम है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज। और तरारी से जन सुराज के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। आनंद मिश्रा की चर्चा है। आनंद मिश्रा बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और आनंद मिश्रा की चर्चा है कि वो तरारी को लेकर इंटरेस्टेड है और प्रशांत किशोर उन्हें तरारी के मैदान में उतार सकते हैं। प्रयोग के तौर पर जो उन्होंने ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव के पहले जो 4 क्षेत्रों में उपचुनाव है उसी में अपनी शक्ति दिखाएंगे और उसी में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन को अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। ये चौंकाने वाली तो ये चौंकाने वाली खबर है कि तरारी से आनंद मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। और यदि ऐसे में आनंद मिश्रा और सुनील पांडे दोनों चुनाव लड़े तो फिर यहाँ से किसकी नैया पार हो सकती है, आप समझ सकते हैं। फिर भाकपा माले यहाँ से बाजी मार सकता है। दोनों की लड़ाई में फिर राजू यादव निकल सकते हैं। 20 में भी यही हुआ और 15 के भी चुनाव में यही हुआ था। तो देखिए, तरारी अपना पिछले 2 बार का इतिहास दोहराती है या फिर इस बार कुछ नया इतिहास रचा जाता है। अब आइए इमामगंज की बात कर लेते हैं। इमामगंज जहां से जीतन राम मांझी विधायक थे, वो गया से सांसद बन चुके हैं। अब जीतन राम मांझी का जो इमामगंज सीट है वो उनके पकड़ वाली सीट है। यहाँ से माना जाता है कि हम के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनकी दावेदारी मजबूत है। और जीतन राम मांझी अपनी बहू दीपा मांझी को यहाँ से चुनाव लड़ाने के मूड में है। ऐसी चर्चा है कि हम यहाँ से दीपा मांझी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। दीपा मांझी जो है वो संतोष मांझी की पत्नी है। तो ऐसी स्थिति में जो एनडीए फोल्ड है उससे जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। आरजेडी यानी कि महागठबंधन को लेकर है कि महागठबंधन यहाँ से आरजेडी के कोटे में ये सीट जाएगी और आरजेडी यहाँ से या तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को चुनावी मैदान में उतार सकती है या एक नाम और चल रहा है, भगवतिया देवी की पुत्री क्षमता देवी यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो ये नाम फिक्स है, इन दोनों में से कोई एक नाम हो सकते हैं। तो आप तरारी और इमामगंज के बारे में आप जानते हैं। अब आइए बेलागंज। बेलागंज से भी नाम फिक्स है। बेलागंज आरजेडी के कोटे में जाएगा। आरजेडी के तरफ से सुरेंद्र प्रसाद यादव जो यहाँ के विधायक थे, उनके पुत्र के को लेकर पूरी तरह से चर्चा है कि उन्हीं को ये सीट जाएगा। उनको मिलने का आश्वासन भी मिल चुका है और सुरेंद्र प्रसाद यादव ये चुनावी मैदान में वो तैयारी भी कर चुके हैं, बहुत बार यहाँ से जीते हैं और उनका पकड़ वाला सीट है। तो आरजेडी यहाँ से कोई रिस्क नहीं लेगी। जिसे सुरेंद्र प्रसाद यादव चाहेंगे वही उन्हीं को ये टिकट मिलना है और सुरेंद्र प्रसाद यादव का मन है कि उनका पुत्र चुनावी मैदान में उतरे, तो फिर यहाँ से कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए, यहाँ से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी, बीजेपी नहीं लड़ेगी। यहाँ से कौन लड़ेगा? जनता दल यूनाइटेड। 2 सीटों पर में से एक सीट पर हम हो गया, एक सीट पर बीजेपी। ये तीसरा सीट जो है जहां से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी और यहाँ से पहले रॉकी यादव का नाम चर्चा में था। रॉकी यादव मनोरमा देवी के पुत्र हैं, लेकिन उनके यहाँ जब से छापेमारी हुई है तब से उनका नाम जो है वो पीछे चला गया है। वैसे इस सीट से जो अरुण कुमार है
वो भी चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड से उनको टिकट मिल जाए। और आप देख रहे होंगे आजकल जहानाबाद के जो पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार, वो नीतीश कुमार के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो इससे संकेत मिलने लगा है कि अरुण कुमार भी इस सीट से अपनी दावेदारी पेश किए हैं। हो सकता है कि अरुण कुमार भी चुनावी मैदान में उतर जाए। अब परिस्थितियां कैसी होगी और उस पर निर्भर करता है, लेकिन ये मामला है। और जनता दल यूनाइटेड अभी अंतिम समय तक अपनी जो पत्ता नहीं खोलती है, वो अभी है, क्योंकि वहां पे टसल है कि कौन होगा आखिर। अब देखिए, आ जाते हैं रामगढ़। रामगढ़ बड़ा प्रतिष्ठित सीट है। यहाँ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी कभी विधायक रहते थे। उसके बाद उनके पुत्र जो हैं सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक थे, और सुधाकर सिंह मात्र 400 कुछ वोटों से ही यहाँ से जीत हासिल किया था, और अशोक सिंह को बीजेपी के प्रत्याशी जो थे उनको पराजित किया था। तो इस बार जब वो सांसद बन चुके हैं, उनके भाई अजीत सिंह, जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह के नाम की चर्चा है कि इस सीट से अब अजीत सिंह अपना किस्मत आजमाएंगे, और बीजेपी जो है वो अपने पुराने प्रत्याशी को यहाँ पे उतारने जा रही है, क्योंकि महज कम वोटों से वो हारे थे। अशोक सिंह की भी एक अच्छी खासी पकड़ है। तो अब देखिए, इन 4 सीटों पर दोनों गठबंधन के प्रत्याशी तय हो गए हैं। जनसुराज अभी देख रही है। एक तो आनंद मिश्रा की चर्चा है, लेकिन 3 सीटों पर अभी वो इस बात की घोषणा पत्ता अपना नहीं खोला है, लेकिन वो अपने हिसाब से प्रत्याशी तय कर रही है, और ये बहुत जल्द पता चलेगा कि कौन होगा, क्योंकि अब तो नामांकन का तिथि भी अब कुल मिला के देखा जाए कि जो सिटिंग विधायक थे, जो जीते हुए थे, उनके ही परिवार के लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है। निश्चित रूप से वो अधिकांश वही लोग हैं जो पहले या तो जीत चुके हैं या उनके परिवार के लोग हैं। तो पार्टियां भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। उपचुनाव है, जिसके बाद पूरा चुनाव आएगा जो नवंबर 25 में होने वाला है। तो उसके पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कोई भी पार्टी। जिसके पास जो सीटें हैं वो जीत लेना चाहती है। आपको पता है ये 3-1 का लड़ाई है। 3 पर सीट पर महागठबंधन का कब्जा था, 1 सीट पर इमामगंज वाला जो सीट है वो एनडीए के पाले में। तो ये 3-1 की लड़ाई है। उस 3-1 में देखना है कि कौन अपना स्कोर बढ़ाता है, कौन किसका स्कोर कम हो जाता है। आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन कहता है कि सभी जगह लड़ाई कांटे की है। अच्छा। लड़ाई टक्कर की है, और टक्कर की लड़ाई में अभी परिस्थितियां क्या बनेगी, अभी तो प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी नहीं हुई है। अभी ये प्रत्याशी तय किए गए, संभावित प्रत्याशी हैं। हो सकता है अंतिम समय में कोई फेरबदल भी हो जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें भी मुहर नहीं लगा। मुहर नहीं लगा है। जब तक नाम की घोषणा बजाबते नहीं हो जाता है, लिस्ट जारी, यहाँ तो लिस्ट जारी करने के बाद भी प्रत्याशी बदले जाते हैं। तो क्या कहा जाए, लेकिन इनकी दावेदारी मजबूत है। इसी में से प्रत्याशी होने जा रहे हैं, इतना तय मानिए। तो उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं, वो सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को लेकर काफी सीरियस हो गई है, और देखा जा रहा है कि जो विधायक पहले से जीते हुए हैं, उनके ही परिवार के लोग, या तो उनके भाई हो, या उनके भतीजे हो, या उनके पुत्र हो, ऐसे ही लोगों के नाम की चर्चा जोरों पे है। अब आप थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों में इस पर से पूरा पर्दा उठेगा और आपके सामने पूरी कहानी होगी। हमें दीजिए इजाजत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिए, ताकि हम हर रोज इसी तरह की चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित रहे और हमारी हौसला भी आफाजाई होते रहे। नमस्कार। नमस्कार।